So we have a paragraph. This paragraph was asked in December 2018, paper 2, and आप लोगों ने पढ़ा नहीं था, इसलिए let me read it once. A sports psychologist wanted to study the effect of a specific type of steroid. So what is our independent variable or dependent variable? Effect of specific type of steroid. हाँ, steroid. इफेक्ट नहीं है आपका, ये जो टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड है उसका इफेक्ट देख रहे हैं, तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हो जाएगा. ओके, दिस वुड बी योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Now, she hypothesized that the consumptions of steroid would temporarily improve the running rate. So, what was the hypothesis? मैम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है ये. Directional hypothesis है, because she is saying improve the running rate. So, the effect of steroids will improve. तो डायरेक्शन बता रही है, तो इट मीन्स दिस हाइपोथेसिस इज डायरेक्शनल. ओके, क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है. 70 एथलीट्स इन द एज रेंज ऑफ, सो हाउ मेनी एन? एन आपका कितना है? 70 है. So there are 70 athletes in the age range. So she has given, your psychologist, your researcher has given the age range. Age range आपकी कितनी है? 25 to 30. Below 25 आपको नहीं मिलेंगे, above 35 नहीं मिलेंगे. That was the age range. Means her sample, her population, उसका जो भी sample था, that was, उसका age जो था, that was 25 to 30. Clear? Then she took two groups. Group A and Group B of equal size were formed by random assignment. ठीक है, random assignment. Randomly जब आप select करते हैं, there were equally chances रहते हैं select होने के. Random sampling, we have studied random sampling. ठीक है, each and every member of the group or population have equal chance to be selected for the research. ठीक है, तो random assignment ये हो गया. The examination of the two groups revealed that the two groups had similar gender wise composition. ठीक है, अब क्या हुआ? दो ग्रुप थे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी इक्वल साइज थे. सपोज दैट 35 है, तो सॉरी 70 एन है आपका, तो 35 वुड बी इन ए ग्रुप एंड 35 वुड बी इन बी ग्रुप. ठीक है, रैंडम असाइनमेंट था. द एग्जामिनेशन ऑफ द टू ग्रुप्स रिवील दैट द टू ग्रुप्स हैड सिमिलर जेंडर वाइज कंपोजिशन. सो अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12, 13, 13, 26 हो जाएगा. कितना कितना इसका हाफ कर लें हम लोग, 16 एंड 15 कर लें, 16 मेल एंड 15 फीमेल, ऐसे कर लें. ठीक है, 35 हो रहा है ना? वेट अ मिनट, 17 और 18. ठीक है, एंड सेम हियर, 17 फीमेल एंड 18 मेल, और 17 मेल और 18 फीमेल, इस तरह से कुछ रहेगा. Then group A athletes received the drug dosage adjusted for the body weight. Group A, this will receive the steroids. ठीक है, ये ड्रग इफेक्ट, जो ड्रग का इफेक्ट देखा जा रहा है, उसके डोजेज इसको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट. बॉडी वेट जिसका जितना होगा, डोज उसी के अकॉर्डिंग बनता है. बॉडी वेट यहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, बट दैट इज नॉट अ वेरिएबल, दैट इज रिलेटेड टू योर डोजेज. क्योंकि आपका जो भी आपको मेडिसिन मिलती है, वो आपकी एज एंड वेट के अकॉर्डिंग मिलती है. नाउ ग्रुप बी एथलीट्स रिसीव द प्लेसबो. प्लेसबो, व्हाट डज इट मीन? मैम लाइक इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो था ना कि दे आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल ड्रग्स, बट दैट मीन्स दे आर सपोज टू गेट. उन्हें ऐसा लग रहा है कि दे आर गेटिंग ड्रग्स, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल ड्रग. ठीक है, प्लेसबो का ये मतलब होता है. Then 25 minutes time required to manifest the steroid effects. तो it is the time, इसके बाद steroid का effect आपको दिखेगा. After the athletes were required to run a specific task. This was the effect of steroid was our independent variable. And what was our dependent variable? जो रिसीव कर रहे हैं ड्रग, डोसेस,
ये डीवी हो दैट सकता इज है योर हमारा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसी का तो इफेक्ट देखा Okay. जा रहा है, बट व्हाट इज योर Yes, ma'am. डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका इफेक्ट किस पे देखा जा रहा है? मैम एथलीट्स पे। एथलीट्स पे नहीं देखा जा रहा है, उस पे एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, दैट इज मेंशन्ड इन योर हाइपोथेसिस। She hypothesized that the consumption of steroid would temporarily improve the running rate. ओके What मैम, will be? रनिंग। Yes, रनिंग का यहाँ पे जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट वुड बी रनिंग कैपेसिटी। ठीक है, रन रेट है। तो whenever you get a paragraph, you need to identify first the independent variable, then dependent variable, then hypothesis, what would be the hypothesis, और आपका जो ओवरऑल पैराग्राफ है वो किस तरह की रिसर्च या किस तरह की स्टैट्स ओरिएंटेड है। मीन्स यू मे गेट अ पैराग्राफ दैट इज regression related, or you may get a paragraph that is related to factor analysis or ANOVA or anything. But here if you see there are two groups, तो किससे रिलेटेड है आपका ये ग्रुप जो है, कौन मैम सी टी। स्टैट्स हो सकती है? यस, बिकॉज हियर वी हैव टू ग्रुप्स एंड वी आर ट्राइंग टू कंपेयर। ठीक है, हम एक कंपेयर करना चाह रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। ठीक है, वी हैव हाइपोथेसिस एंड वी हैव टू टेस्ट दैट हाइपोथेसिस। वी हैव टू मीन्स, सो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर टी टेस्ट। क्लियर है? So now the mean time to run the track was calculated for each group. ठीक है, मीन टाइम आई होप कि आप सब समझ गए हैं। मीन्स दोनों ही ग्रुप में जब रनिंग का रन रेट कैलकुलेट किया गया तो मीन टाइम ऑन एवरेज जो टाइम था दोनों ग्रुप का वो कैलकुलेट किया गया। द मीन रिक्वायर्ड टू रन द ट्रैक वाज 180 सेकेंड्स, तो दिस वाज द रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, एंड 145 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, सो द फर्स्ट ग्रुप हु टुक द स्टेरॉइड वुड टेक 180 सेकेंड्स फॉर रनिंग, और जिस ग्रुप ने आपका स्टेरॉइड नहीं लिया था दैट वुड टेक 145 सेकेंड्स। ठीक है, डिफरेंस होगा ना दोनों ग्रुप में। दिस इज द एस्टिमेटेड टाइम कि इतना होना चाहिए। क्लियर है? नाउ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ये तो इनका रिस्पेक्टिव टाइम है। The mean difference was evaluated by appropriate statistical test. So this was the mean for first group, that is group A, the group which got the steroid, and the second group which did not get the drug. ठीक है, वो 145 seconds था उसका। तो इसके बाद mean difference किया गया। Now tell me the analysis. So which stats will be appropriate for this paragraph? आपको अगर ये पैराग्राफ दिया जाए तो आप कौन सा यूज करेंगे? मैम एक बार ऑप्शंस दिखा दीजिए 48 वाले में से। No, there is no question. इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं। This is my question. If you are given this paragraph, which analysis will you use to compare the mean? You have two independent group. ठीक है, they are not paired. ठीक है, you have two independent group, one is getting the drug, the other is not, and you have to test the mean difference. So which analysis would be appropriate for this particular paragraph? मैम टी टेस्ट में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना। हाँ, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। सैंपल होते हैं, सॉरी। हाँ, paired नहीं होगा because we have two groups, we don't have one group and we are not testing them at time interval. ठीक है, हम लोग paired group नहीं लेंगे, paired t test नहीं लेंगे, but अगर we have two mean difference, we can still calculate ANOVA. ANOVA तो हम two mean, ANOVA is the extension of your t test, but why we use ANOVA? Because we don't want to do type 1 error, because we have 3 groups, we have 4 groups and we do t test, तो हम type 1 error कर सकते हैं। That's why t test, independent sample t test would be the appropriate t test for this particular paragraph. Clear है सबको? यस मैम। Now let's see the question.
तो इसमें जो क्वेश्चन रहता है, पैटर्न जो पैराग्राफ का रहता है, दे गिव यू असर्शन एंड रीजनिंग, दे गिव यू हाइपोथेसिस, they give you the significance, कि significance से related question पूछते हैं, and they ask if hypothesis is accepted or not, ठीक है. appropriate analysis पूछते हैं paragraph से. तो ये set है, means you will get one question assertion reasoning, other question would be related to hypothesis, next question would be your significance level. If they have given you the significance, you will have to interpret that significance level and then appropriate analysis. ठीक है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए कौन सी एनालिसिस यूज होगी. नाउ असर्शन क्या है इनका, इन द अबव एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स हैव बीन रैंडमली अलॉटेड टू 2 ग्रुप्स. तो ये है सही या नहीं? यस मैम, ठीक सब्जेक्ट्स है. वर असाइन्ड रैंडमली और नॉट? यस मैम, हुए थे मैम, रैंडमली असाइन किए थे. Assertion is true. Okay, this is true because we have read that subjects were allotted randomly. Now the reason is random allotment makes the group reasonably comparable in terms of individual differences. तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है. मीन्स इफ वी डू रैंडम असाइनमेंट, इफ वी डू सैम्पलिंग एरर, तो उसका मेन एम क्या होता है? व्हाई डू वी डू दैट? इसका रीजन क्या है बताइए? so that we can minimize the individual differences and we can compare the actual result. ठीक है, because we can say कि इसमें जो भी इफेक्ट आया है that is not because of the individual differences. यही तो रैंडम असाइनमेंट का पर्पस होता है, डू रैंडम असाइनमेंट. रैंडम सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन मिनिमाइज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स. We have studied that. हम मैच्ड कर देते हैं ग्रुप को on the basis of age, on the basis of education, so that these differences cannot affect your result. ठीक है, तो आपका रीजन सही है, रीजन सही है आपका. इसको एक्सप्लेन कर रहा है आपके उसको assertion को. Is your reason explaining your assertion or not? Assertion is true, that is okay. You all know कि assertion random assignment हुआ था, but the reason is कि इस random assignment क्यों हम करते हैं? Because we can compare both the group and we can minimize the individual differences so that we can see the actual effect of the individual variable. बताइए जल्दी से. Is this explaining the assertion or not? Explaining the assertion or not? Yes, sir. Yes, this is explaining. Means A and R true, both are true, and R is the correct explanation of assertion. ठीक है, सही है ना? Now come to the hypothesis. आप लोगों ने इसको पहले ही आंसर कर दिया है. Hypothesis would be your directional hypothesis because the researcher has assumed कि improve होगा ड्रग का इफेक्ट, रन रेट पर इम्प्रूव करेगा. ठीक है, द इफेक्ट ऑफ योर स्टेरॉइड विल इम्प्रूव द रन रेट. सो दिस इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बिकॉज वी आर सेइंग कि इम्प्रूवमेंट होगा. इफ वी से कि इफेक्ट होगा, स्टेरॉइड विल इफेक्ट द रन रेट, देन इट वुड बी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. ठीक है, इफ वी से कि देयर वुड बी नो इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड, तो इट वुड बी null hypothesis. non causal hypothesis means इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कौन सा किस पर इफेक्ट डालेगा वी डोंट नो. ठीक है, तो नॉन कॉजल तो हो ही नहीं सकता है, नियर टू इम्पॉसिबल है. Which of the following statistical test can be used to analyze the data in the above experiment? Now, if they have given you the options 1, 2, 3, 4, then you will take this one, independent sample t-test, but they have given you in the pair कि आपको इसमें भी बताना है. तो now independent sample t-test would be your answer. Man Whitney t-test u-test हो सकता है? Man Whitney u-test हो सकता है या नहीं? Because they have not asked you to pick one answer. They have given the options in pair. तो आपको इसमें से चूज करना होगा. ठीक है, मैम ये हो सकता है क्योंकि ना ये नॉन पैरामेट्रिक का टी टेस्ट बोलते हैं ना, मैन विटनी यू टेस्ट को. दिस इज द ऑल्टरनेट ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. ठीक है, इफ यू हैव पैरामेट्रिक टेस्ट यू विल यूज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट. इफ यू हैव टू डू द नॉन पैरामेट्रिक कंपैरिजन ग्रुप से आपको, इफ योर सैंपल इज नॉन पैरामेट्रिक एंड यू हैव टू मेक द मीन डिफरेंसेस, then you will
do Mann-Whitney U test, and we don't know here if the sample is parametric or non-parametric. Do we know? No, we don't know, because we don't know the mean and standard deviation of our population. कुछ हमें पता नहीं है इस ग्रुप का, बस एक हमें सैंपल और उसकी एनालिसिस बता दी गई है, क्या टेस्ट हुआ है वो. तो ये मैन विटने यू टेस्ट भी एप्लीकेबल है एंड वन वे एनोवा भी एप्लीकेबल है, बिकॉज आप दो मीन का भी तो कंपैरिजन कर सकते हैं वन वे एनोवा में, कि नहीं कर सकते हैं? बताइए. यस मैम कर सकते हैं, वो हम डिजाइन भी तो बनाते हैं वैसे ही. यस, वी कैन डू इट. तो वन वे एनोवा भी होगा, बट पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट नहीं होगा इन एनी वे, बिकॉज हियर यू हैव ओनली वन ग्रुप. आपके पास एक ही ग्रुप होता है और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आप दूसरे ग्रुप को स्टडी करते हैं. ठीक है, आपने पहले स्टडी किया, फिर इफेक्ट दिया, ड्रग्स का इफेक्ट दिया, देन यू स्टडी दैट ग्रुप अगेन, तो फिर इफेक्ट देखते हैं उसके बिहेवियर में. तो इट कैन नॉट बी द ट्रू आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग. So we have identified our independent variable, that is variable drug doses. ठीक है, ड्रग डोजेज ही तो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड वी हैव आइडेंटिफाइड आवर डिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल, दैट इज व्हाट वुड बी, बताइए. मैम रन, वेरिएबल टाइम रिक्वायर्ड टू रन. वेरिएबल टाइम रिक्वायर्ड टू रन, दिस इज आवर. कंट्रोल्ड वेरिएबल कौन सा है? कंट्रोल्ड वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मैम कंट्रोल वेरिएबल ना, जो हमें प्रॉब्लम ना करें मैच करने में, जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लमेटिक ना हो. देयर आर एक्सटेनियस इफेक्ट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हम स्टडी कर रहे हैं ड्रग का, बट देयर कैन बी मेनी एक्सटेनियस वेरिएबल लाइक पर्सनालिटी. मे बी समवन इज मीन्स उसकी पर्सनालिटी एथलीट्स हैं, तो किसी ने ज्यादा प्रैक्टिस किया हो तो ही कैन रन मोर क्विकली देन अदर ग्रुप. तो ये भी इफेक्ट डाल सकता है ना, ड्रग के साथ ये भी इन्फ्लुएंस कर सकता है. फिर आपका एज ग्रुप भी हो सकता है, कोई यंगर है तो वो ज्यादा तेज दौड़ेगा मे बी, और थोड़ा सा ओल्डर है तो उसका रन रेट हो सकता है कम हो. तो एज भी तो इफेक्ट डाल सकता है. तो जब इन वेरिएबल को, जो एक्सटेनियस वेरिएबल होते हैं, वी कंट्रोल दैट इन आवर स्टडी. कैसे कंट्रोल किया यहाँ पे रिसर्चर ने? एक रेंज बना दिया कि ही विल टेक ओनली 25 to 30. तो इस रेंज से बाहर वाला कोई इफेक्ट आ ही नहीं सकता है इसमें. तो यही एज ग्रुप रहेगा, तो एज इज कंट्रोल्ड वेरिएबल. ठीक है, क्लियर है कंट्रोल्ड वेरिएबल? यस मैम क्लियर है. Then dummy, which, suppose that you don't know what is dummy variable, but if you know these three options correctly, you can understand it would be your gender. तो डमी कैटेगराइज होता है, जैसे डाइकोटोमस होता है, कैटेगरी में हम वेरिएबल को देखते हैं, बट इसका कोई इफेक्ट एज सच आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, बस आपने कैटेगराइज कर लिया. फ्यू जेंडर, मेल एंड फीमेल आपने इक्वल बना दिया दोनों ग्रुप में, दैट इज योर डमी वेरिएबल. बट यू डिडंट वांट टू सी कि फीमेल ज्यादा तेज दौड़ती हैं या मेल ज्यादा तेज दौड़ती हैं, दैट वाज नॉट कंसर्न ऑफ योर रिसर्च. तो दिस वाज योर डमी वेरिएबल. ठीक है, मेनली ये कैटेगरी आप जब बनाते हैं तो उसमें पुट कर देते हैं, बिकॉज सपोज दैट यू हैव 50 सैंपल, तो इसमें अगर आप इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यू मे डिस्ट्रीब्यूट इट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एज. तो आपने कैटेगराइजेशन जो इनका किया है, दैट इज योर डमी वेरिएबल. ठीक है, ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं. इफ यू आर नॉट स्टडिंग जेंडर, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पे 40 कर दें, इधर 10 कर दें. कैन यू डू दिस इन योर एक्सपेरिमेंट? नो मैम. आप इक्वल रखना चाहेंगे ना, यू हैव टू मेंटेन द इक्वालिटी इन बोथ द ग्रुप. तो ये आंसर देख लीजिएगा क्या है. नाउ द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस इन द अबव स्टडी, तो दे हैव टोल्ड कि स्टैटिस्टिक्स, पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स यूज की गई टू एनालाइज द मेन डिफरेंसेस. सो नाउ टेल मी इफ द मींस मेन डिफरेंसेस पाया गया, क्या हुआ? नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई, रिजेक्ट हुई, क्या हुआ? कैन एनीवन एक्सप्लेन? फोर्थ ऑप्शन इज हैज बीन पार्शियली वेरीफाइड. So if you want to see, maybe 3 आंसर होना चाहिए इसका, क्योंकि मीन में डिफरेंस भी तो आ रहा है.
The mean difference was evaluated by appropriate statistical test. ठीक है, आपने क्या बताया है? Has been verified. ओके, वेरीफाई कहाँ हुआ? बताइए, वेरीफाई कहीं पे मेंशन है? नहीं मैम, The, मेंशन the तो कहीं mean पर नहीं time है. to run the track was calculated for each group. The mean time required to run the track was 180 seconds and 145 seconds respectively for group A and B. The mean difference was evaluated by appropriate statistical test. So if they haven't given you any clue about the result, कोई clue नहीं है, but if you see this data, ठीक है, ये इसमें जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, ये इन्होंने बताया कि ये रिक्वायर्ड था, इतना अचीव करना था, इतना टाइम, इतने सेकंड में उनका रन रेट करना था, बट दे डिडंट फाइंड इट. उनको कुछ क्ल्यू नहीं मिला, कुछ भी नहीं. दे हैवंट गिवन यू द एनालिसिस, तो इट वाज रिजेक्टेड. आप मोस्ट प्रोबेबली यही करेंगे. इफ दे गिव यू द सिग्निफिकेंस वैल्यू एंड इफ दे टेल यू कि मेन डिफरेंसेस फाइंड आउट हुआ, तब आप उसको कहेंगे कि वेरीफाइड हुई है. वेरीफाई का तो कहीं मेंशन ही नहीं है. ओके मैम. कैलकुलेशन, दे हैवंट गिवन यू द डेटा. उन्होंने ना डेटा दिया है, ना बताया है आपको कि टी टेस्ट यूज किया गया एंड चेक द टी टेबल. इफ दे गिव यू द डेटा एंड दे आस्क यू कि 0.05 पर, कभी कभी वो देते हैं डेटा 0.05 पर सिग्निफिकेंट है, तब आप उसको इंटरप्रेट करेंगे. दिस इज द पैटर्न ऑफ पैराग्राफ questions. They will give you assertion and reasoning, hypothesis related, hypothesis testing that is related to significance, and the appropriate test. ये इनका पैटर्न है पैराग्राफ का. ठीक है मैम, आज समझ में आया है इतने अच्छे से, मतलब मुझे समझ में नहीं आता था. आज बहुत अच्छे से समझाया है आपने, कितना क्लियर हो रहा है कि हाँ ये पैटर्न है, ऐसे ऐसे हम निकालते हैं आंसर्स क्वेश्चन When के. you do MCQs, जब आप MCQs करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी. पढ़ने में और MCQs प्रैक्टिस करने में बहुत डिफरेंस होता है. दैट्स व्हाई आई फोकस ऑन मोर ऑन MCQs. अगर आप MCQs की प्रैक्टिस कर लें, इवन इफ यू डोंट स्टडी दी थ्योरी, क्योंकि थोड़ा बहुत थ्योरी सबको आता है. ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड क्लासिकल कंडीशनिंग, पैवलोव एंड सब कुछ पढ़ा हुआ है. पर्सनैलिटी वो तो आपको रिवाइज करना है, बट क्लैरिटी आपकी जो आएगी दैट वुड बी फ्रॉम हियर MCQs. ठीक है, इसीलिए आई हैव 1 month हम लोगों ने जो मे का रखा हुआ है, दैट इज ओनली फॉर रिवीजन एंड फॉर प्रैक्टिसिंग MCQs. दैट्स व्हाई आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट द कोर्स टिल अप्रैल एंड. ठीक है, अप्रैल एंड तक एनी हाउ, इवन इफ वी गो फास्ट और एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर, कैसे भी हमें पूरा एक बार कंप्लीट कर लेना है. फिर हम जब ये प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर MCQs की, और जो मेरे पास भी क्वेश्चंस होंगे, आई विल शेयर दोज क्वेश्चंस विद यू. तो उसके बाद आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी. एंड इफ यू प्रैक्टिस दिस सेक्शन एवरी सैटरडे, तो आपको पैराग्राफ वाला क्वेश्चन भी अच्छा लगने लगेगा. मैम ये सच में अच्छा लग रहा है, और इसमें मतलब मुझे पहले बार अंडरस्टैंडिंग आई है, वरना मैं तो इसको रैंडमली ऐसे ही लगा देती थी. मुझे इतना बोझ चलिए, ये तो लगता था बहुत अच्छी बात है पैराग्राफ. कि आपको समझ आ रहा है. हाँ मैम, समझ में आ रहा है, मतलब लिटरली. दे डोंट गिव वेरी डिफिकल्ट. ये जो पैराग्राफ होता है बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बस ये है कि इसमें आपको डायरेक्ट आंसर नहीं होता है, आंसर्स हिडन होते हैं. ठीक है, और आपकी जो पहले की अंडरस्टैंडिंग है, लाइक इफ यू डोंट नो व्हाट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल, यू कैन नेवर अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ठीक है, बट यू हैव स्टडीड दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, देन ओनली यू हैव अंडरस्टूड की डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगी. अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आप फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लगता, या ये हम लोग टेस्ट जो कर रहे थे ये बहुत डिफिकल्ट लगता. बट बिकॉज वी हैव स्टडीड इट, वी हैव रिवाइज्ड इट मेनी टाइम, हम लोगों ने रिवाइज भी किया है कई बार, तो इसकी वजह से अब आपको ये इजी लग रहा है, क्योंकि समझ में आ रहा है. यस मैम, ये बात है, क्योंकि ये बता दिया ना सारा हाइपोथेसिस के बारे में, अच्छे से समझा दिया है कहाँ डायरेक्शनल है, कहाँ नल हाइपोथेसिस है, तो उससे सुदेशना एंड कॉन्सेप्ट जेमिना, क्लियर हो गया है. आप लोग कुछ कहना चाहेंगी? मैम क्लियर है, क्लियर है? अब थोड़ा इजी हो गया करने के लिए. जेमिना, मैम मैम पैराग्राफ में हम पहले जो डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ये सब पॉइंट आउट करके बाद सॉल्व करेंगे.
हाँ, ये सारे ऐसे ही पैटर्न रहेंगे पैराग्राफ का, ठीक है। मीन्स दे विल आस्क अबाउट असर्शन एंड रीजनिंग, दे विल आस्क अबाउट द हाइपोथेसिस कि नल हाइपोथेसिस है, डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है। दे विल आस्क अबाउट कि हाइपोथेसिस टेस्ट हुई, क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट पूछेंगे। पूरा ये उनका ऐसे ही स्ट्रक्चर ही है पैराग्राफ का, ठीक है। कभी कभी वो भी दे देते हैं कि 0.05 पर सिग्निफिकेंट पाया गया फाइंडिंग्स, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं इफ दे गिव द फाइंडिंग्स। समटाइम्स दे गिव द ओनली द देयर इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन दिस, तब आपको पता करना पड़ेगा कि पी वैल्यू से कम वैल्यू आई है, जेड स्कोर दिया है तो जेड वैल्यू से ज्यादा स्कोर आया है, देन यू विल हैव, बट यू नीड टू अंडरस्टूड इट प्रायर टू दिस पैराग्राफ। मतलब जो भी टॉपिक है, जितनी भी चीजें हैं, पहले से आपको उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पता होना चाहिए। मीन्स इफ दे से कि जेड स्कोर आपका 1.96 से कम आया, अब आप बताइए वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। मैम थोड़ा वो बड़ा होना चाहिए 1.96 से। हाँ, Z वैल्यू। 1.96 इज हाँ द क्रिटिकल वैल्यू। 0.05 है उसका मतलब कि 0.05 से ज्यादा होना चाहिए पी वैल्यू से। तो इफ दे से कि 1.96 वैल्यू से कम है आपकी फाइंडिंग्स, तो इज इट सिग्निफिकेंट और नॉट। तो अगर आपने पढ़ा है तो यू कैन टेल कि नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं है। ये मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हुई। आई होप कि जिन्होंने आज क्लास नहीं किया है वो अपना रिकॉर्डिंग देख लेंगे। So we will have test tomorrow at 7 p.m. ओके मैम। ठीक है, कल टेस्ट होगा और उसके बाद कोई क्लास नहीं रहेगी संडे को। मंडे वी विल बी डूइंग रिग्रेशन एनालिसिस। ओके मैम। ठीक है, और पूछना है किसी को कुछ? मैम अगर हम डेली बेसिस पे, जैसे हमारे पास जो होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यूज होता है, डेली हम बेसिस पे हम उन्हें ही लगाएं अपने, तो मतलब बस वो सही रहेगा ना, मतलब उससे अंडरस्टैंडिंग दैट ज्यादा वुड क्लियर बी होती बेस्ट। चली जाएगी बहुत हमारी। बहुत ज्यादा सही रहेगा, बहुत परफेक्ट है। ठीक है मैम। But I am revising all the topics I am covering UGC syllabus so that you should know कि क्या है, because questions in MCQs are miscellaneous, ठीक है, mixed type के होते हैं। तो एक जगह से पर्सनालिटी आ गया, देन रिसर्च मेथड आ गया, तो एटलीस्ट हम लोग एक बार तो सारा पढ़ लें, फिर उसके बाद हम लोग MCQs करें, तो उससे बहुत क्लैरिटी भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ। और आप अपने से जितना ज्यादा करेंगे ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मीन्स इट विल शो यू इन द रिजल्ट, ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो। यस मैम। और कुछ? मैम अब फर्स्ट पेपर के लिए मतलब हमें जैसे लास्ट ईयर हम 1 मंथ में का कवर अप कर लें पीवाईक्यूज के थ्रू ही, तो मे बी मतलब कुछ चांसेस है कि अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं फर्स्ट पेपर फर्स्ट में। पेपर में आपको बस क्वालिफाइंग ही चाहिए होता है, आपकी जो यस मैम। मेरिट बनती है, और जो भी आपका मेरिट का है कि जीआरएफ वाला और नेट है, दैट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपने अच्छा कर लिया है तो नेट हो जाएगा। अगर आपने उसमें अच्छा नहीं किया है, यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई योर, मीन्स 33 मार्क्स चाहिए होंगे, या जो भी 17-18 मार्क्स जो भी होंगे उसके। दैट डिपेंड्स कि 50 क्वेश्चंस का है कि 100 मार्क्स का है कि 50 नंबर का है, तो वो डिपेंड करता है। आपको बस उसमें क्वालिफाइंग करना है। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को थोड़ा सा इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। यूजीसी का क्या फंक्शन है, हायर स्टडीज वालों का क्या फंक्शन है, यू शुड नो दैट। यू शुड हैव एटलीस्ट मिनिमम लेवल ऑफ रीजनिंग, कि रीजनिंग का जो पैटर्न जो पूछते हैं वो, और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस। तो थोड़ा थोड़ा अगर आपने सब में कर लिया है तो आपका 33% जो भी क्वालिफाइंग होता है वो आपका हो जाएगा। बाकी आपको इसमें ज्यादा अच्छा करना है सब्जेक्ट में, ठीक है। ओके मैम। मैम लेकिन उसको क्वालिफाइंग आपको तो करना है। बेसिकली उसमें 20 क्वेश्चंस ही होते हैं कि 20 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, वहाँ 40 मार्क्स हो जाएंगे आपके 50 क्वेश्चन में से, तो फिर अब वो निकल जाता है फिर वहां से। 50 क्वेश्चन में 17-18 नंबर ही तो आपके क्वालिफाइंग होते हैं, बट यू शुड मैम एटलीस्ट स्कोर 20 मार्क्स। मतलब हाँ अगर आपने मैंने 15 ऐसा क्वेश्चन मैंने कर सुना है कि लिए। 20 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, तभी वो क्वालिफाइंग उस कैटेगरी में आ जाता है। तो 20 क्वेश्चन इज नॉट अ बिग डील, आई थिंक आप कर यस सकते मैम। हैं। थोड़ा बहुत तो सब अवेयरनेस है। और मैम हो कोई जाता है इतना तो।
इतना हो जाता है, वही तो Yes, ना। ma'am. आप यूजीसी है, जितने भी एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, उससे थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए, थोड़ा रीजनिंग का ले लीजिए, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो आईसीटी है आपका, उससे रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, उसकी भी एक आप बुक ले लीजिए, कोई भी फर्स्ट पेपर की। टॉपिक्स उसमें सारे डिफाइंड होते हैं, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप उनको देख के अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तब भी हो जाएगा। Okay, ma'am. ठीक है, आप अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिएगा पढ़ना, अप्रैल 15, मिड अप्रैल से फर्स्ट पेपर। एंड आई होप कि जून तक तो आपका तैयार हो जाएगा फर्स्ट पेपर।